हेलो स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे जगत प्रोटिस्टा के बारे में, जो कि हमारा चैप्टर 2 जीवों के वर्गीकरण में है, जिसमें हमने प्रोटिस्टा जगत में क्राइसोफाइट पढ़ लिया था, डायनोफ्लैजिलेट पढ़ लिया था, फिर हमने उसके बाद यूग्लिनॉइड पढ़ लिया था। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा अवपंकव, कि हमारे स्लाइम्स मोल्ड्स क्या होते हैं। ये आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इस वजह से मैंने इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बताया, क्योंकि ये एग्जाम में कभी पूछा भी नहीं जाता, लेकिन फिर भी आपके सिलेबस में है, तो इसलिए मैं इसे आपको बता रही हूँ। अवपंक कवक यानी कि स्लाइम मोल्ड्स क्या होते हैं? ये सामान्यतः भूमीय जीव हैं, यानी कि भूमि में पाए जाते हैं और नम स्थानों पर पाए जाते हैं। और ये क्या होते हैं? ये परपोषी होते हैं, यानी कि सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होते, ये दूसरों पे निर्भर रहते हैं। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोटोजोन्स की, जो हमारा इंपॉर्टेंट है। प्रोटोजोन्स ये भी प्रोटिस्टा में ही है हमारा। तो इसमें क्या होता है कि इसमें रखे गए सभी जीव जो होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं और सुकेंद्रकीय होते हैं। सभी प्रोटोजोन्स इसमें भी परपोषी होते हैं, ये भी दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं, और ये भक्षी या परजीवी के रूप में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। भक्षी यानी कि किसी दूसरे जीव से अपना भोजन प्राप्त करना, परजीवी वही कि किसी दूसरे जीव से अपना भोजन प्राप्त करना। इस तरीके का लाइफ ये अपनी व्यतीत करते हैं। ठीक है। बात करते हैं प्रोटोजोन्स की। प्रोटोजोन्स में क्या होता है कि प्रोटोजोन्स जो हैं, इसके बारे में हमने तो ये तो जान लिया कि एक कोश के होते हैं, सुकेंद्रीय होते हैं, परपोषी होते हैं। अब इसको भी निम्न वर्गों में विभाजित किया गया है। तो सबसे पहला वर्ग जो आता है इसका अमीबॉइड प्रोटोजोन्स। अमीबॉइड से हमें पता चल रहा है कि इसमें जरूर अमीबा के बारे में बताया हुआ होगा। दूसरा आता है हमारा फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। फ्लैजिलेटेड यानी कि जिसमें फ्लैजिला पाए जाते होंगे, वो उस टाइप के प्रोटोजोन्स हैं। तीसरा आता है हमारा सीलिएटेड प्रोटोजोन्स। सीलिएटेड प्रोटोजोन्स यानी कि जो जिसमें सिलिकाएं पाई जाती हैं, सीलिएटेड प्रोटोजोन्स। फोर्थ आता है हमारा स्पोरोजोन्स। ठीक है, जिसमें स्पोर्स वगैरह ये सब आते होंगे। तो आपको नामों से ही पता चल रहा होगा, इतना तो हम पढ़ ही चुके हैं अभी तक, कि आपको नामों से ये पता चल जाएगी किस वर्ग में क्या चीज़ के बारे में बताया जाएगा, अगर आप ध्यान से सारी वीडियोस देख रहे हैं और सही से पढ़ रहे हैं अपने चैप्टर्स को। अब बात करते हैं सबसे पहले अमीबॉइड प्रोटोजोन्स की, कि अमीबॉइड प्रोटोजोन्स होते क्या हैं आपके। ये जलीय जीव होते हैं, यानी कि जल में रहते हैं। और दूसरी बात, इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। जैसे यूग्लिनॉइड में कोशिका भित्ति नहीं पाई जा रही थी, उसी तरीके से इनमें भी कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। और इनके शरीर पर उंगली नुमा उभार, जिसे पादाब यानी कि पिज्यूडोपोडिया पाया जाता है। ठीक है। अब बात आती है पादाब की, कि जब इनमें पादाब पाए जाते हैं तो उसका यूज़ क्या है, कि पादाब का यूज़ ये किस लिए करते हैं। तो पादाब का प्रयोग जो अमीबा होता है वो चलने और भोजन को निगलने में करता है, यानी कि जो मूवमेंट करेगा वो पादाब के द्वारा करेगा। दूसरा, इनमें संकुचनशील रिक्तिका पाई जाती है, जो पराशरण नियमन का कार्य करती है, जिसे ऑस्मोटिक रेगुलेशन भी बोलते हैं। अब संकुचनशील रिक्तिका का कार्य क्या होता है, कि जैसे कि ऐसा होता है कि किसी जीव के अंदर अगर एक्स्ट्रा जल उसमें स्टोर हो जाए तो वो उसको बाहर निकालती रहती है, यानी कि जितनी उसको ज़रूरत होगी बस उतना ही उसमें जल का संचय रहेगा। ये होता है हमारा पराशरण नियमन। ठीक है। अब होता है अमीबा का जो भोजन है, वो होते हैं जीवाणु डायटम्स और शैवाल डायटम्स। के बारे में हम बात कर ही चुके हैं, डायटम्स के बारे में आपको बताने की तो ज़रूरत है नहीं कि डायटम्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि डायटम्स हमारे होते क्या हैं। शैवाल्स क्या होते हैं हमारे, यही ब्लू ग्रीन एल्गी वगैरह जितने भी होते हैं ये सब होते हैं हमारे शैवाल्स। अब बात करते हैं कि भोजन को, यानी कि फूड वैक्यूल्स को, एक खाद्य धानी के रूप में कोशिका के अंदर पचाते हैं, जिसे अंत कोशिकीय पाचन यानी कि इंट्रासेल्युलर डाइजेशन कहते हैं। भोजन को क्या करते हैं कि इनके अंदर खाद्य धानी होती है, वो होती है इनकी कोशिका के अंदर। तो कोशिका के अंदर ये इसको डाइजेस्ट कर लेते हैं, और इसको अंत कोशिकीय इंट्रासेल्युलर डाइजेशन कहते हैं। अब बात करते हैं कि अमीबा में जो जनन होता है वो कैसे होता है। ये तो हम, अमीबा में जो जनन होता है वो बाइनरी फिजन होता है। जहाँ तक मुझे याद है कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि अमीबा में बाइनरी फिजन होता है। जब हम अपना फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे तभी मैंने आपको बताया था कि अमीबा में बाइनरी फिजन होता है। अमीबा क्या करता है कि अमीबा जो होता है ये एक जीव होता है, ये एक सेल होती है। जो ये सेल होती है ये क्या होती है, दो पार्ट में इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड हो जाता है। डिवाइड होने के बाद ये अपना एक सिंगल सिंगल सेल बना लेती है। जैसे कि डायग्राम में मैंने आपको बताने की कोशिश करी है कि एक अमीबा का डायग्राम है, इसमें ये न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस क्या हुआ, ये दो में डिवाइड हो गया अपने अंदर ही अंदर। दो में डिवाइड होने के बाद इसने क्या किया कि इसने सिंगल सिंगल सेल बना ली डिवाइडेशन के बाद। अब क्या होता है कि कुछ अमीबा होते हैं वो परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। परजीवी यानी कि होस्ट के रूप में, कि दूसरे होस्ट से अपना भोजन इन्हें प्राप्त करना होता है। अब एक एंट अमीबा हिस्टोलिका है, ये मनुष्य की आंत में पाया जाता है और ये परजीवी के रूप में रहता है।
जिससे क्या होता है, जैसे कि अमीबी पेचिस रोग उत्पन्न हो जाता है, बोलते हैं कि पेचिस हो गया उसको, तो वो होता है एंट अमीबा हिस्टोलिका की वजह से। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि पेचिस रोग कौन उत्पन्न करता है, किस परजीवी की वजह से होता है और कहाँ पाया जाता है। तो एंट अमीबा हिस्टोलिका द्वारा ये रोग होता है, अमीबी पेचिस, और ये मनुष्य की आंत में पाया जाता है। अब बात करते हैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स की। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स हमारे क्या होते हैं? तो ये ऐसे प्रोटोजोन्स होते हैं जिनमें फ्लैजिला विद्यमान होता है, यानी कि जिनमें फ्लैजिला पाया जाएगा। फ्लैजिला क्या होता है? फ्लैजिला हम यूग्लिना के स्ट्रक्चर में भी देख चुके थे कि इस तरीके से एक पूंछ जैसी संरचना होती है जो क्या कार्य करती है, जो मूवमेंट का कार्य करती है, किसी को दिशा प्रदान करती है एक तरीके से, यानी कि किधर उसको मूवमेंट करना है वो उधर को उसको लेके जाएगी। अब दूसरी बात आती है, इसका एग्जाम्पल होता है ट्रिपैनोसोमा ब्रूसी। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स का एग्जाम्पल है ट्रिपैनोसोमा ब्रूसी। इसका काम क्या होता है? ये मनुष्य में अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस एक रोग होता है जो ये उत्पन्न करता है। रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? ये होती है सीसी मक्खी, जिसके द्वारा एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में पहुंचा जाता है। यानी कि ऐसे नहीं कि मक्खी एक जगह से बैठी और फिर दूसरे इंसान के ऊपर जाके बैठ गई तो ये रोग फैल जाएगा, ऐसा नहीं होता। कि ऐसा होता है कि जो मक्खी होती है इसमें ये पाया जाता है ट्रिपैनोसोमा ब्रूसी नामक जो ये प्रोटोजोन्स होते हैं वो पाए जाते हैं इसके अंदर। ये क्या करेगी? किसी फूड पे जाके बैठेगी, वो फूड क्या करेगा? उस फूड को मनुष्य खाएगा। अब जब वो मनुष्य खाएगा तो वो किसी फूड के द्वारा मनुष्य के अंदर जाएगा, तो वो परजीवी क्या होगा? वो मनुष्य के द्वारा उसकी बॉडी में पहुंच जाएगा और उसको ये बीमारी हो जाएगी, स्लीपिंग सिकनेस। अब बात करते हैं कि फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स जो होते हैं वो द्विविखंडन द्वारा जनन करते हैं, यानी इनका द्विविखंडन होता है। अब इसका एक और एग्जाम्पल है लेसमेनिया। लेसमेनिया क्या होता है कि यकृत का रोग, काला अजर जिसको बोलते हैं, किसको काला अजर हो गया, यकृत का रोग काला अजर उत्पन्न करता है, वो होता है लेसमेनिया द्वारा। जैसे कि हमने यहाँ पे एक ट्रिपैनोसोमा की एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है मैंने, आप इसको देखो कि इसमें ये अगर रियल ट्रिपैनोसोमा तो यही है नीचे वाला। ऊपर वाला क्या है? ऊपर वाली जो ये इसके ऊपर अटैच्ड फ्लैजिला है ये, क्योंकि इनमें फ्लैजिला अटैच्ड होती है तो इसलिए इसके ऊपर ये अटैच्ड फ्लैजिला है। और यहाँ पे ये इसके अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन है, यानी कि इसके अंदर एक कोशिका भित्ति है जो इसके अंदर पाई जाती है। ये इसका क्या है? ये काइनेटोप्लास्ट है इसमें, ये पेलिकल है इसमें, ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसमें फ्री फ्लैजिला है। अब बात करते हैं सीलिएटेड प्रोटोजोन्स क्या होते हैं हमारे। सीलिएटेड प्रोटोजोन्स में क्या होता है कि इसमें सीलिया पाई जाती है और जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में सहायता करती है और भोजन ग्रहण करने में सहायक होती है। सीलिया क्या काम करती है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाएगी, उसको मूवमेंट कराएगी और जो भोजन ग्रहण करने में भी उसकी हेल्प करेगी। दूसरा क्या होता है कि सीलिएटेड प्रोटोजोन्स क्या होते हैं, इनमें दो केंद्रक पाए जाते हैं। एक होता है बड़ा केंद्रक मैक्रोन्यूक्लियस और एक होता है छोटा केंद्रक जिसको बोलते हैं माइक्रोन्यूक्लियस। इनका रोल से भी मैं अभी आपको बताऊंगी कि इनका रोल क्या होता है दोनों का। तीसरा क्या होता है, ये जलीय होते हैं और शांत जल में पाए जाते हैं, यानी कि जहाँ का जल शांत होगा, समुद्र में नहीं, बाकी शांत जल में पाए जाएंगे, तालाब वगैरह इन सब में। क्या होता है कि सीलिएटेड प्रोटोजोन्स में संकुचनशील रिक्तिका पाई जाती है जो पराशर नियमन का कार्य करती है। इसके बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं क्योंकि ये प्रोटिस्टा जगत है हमारा, तो प्रोटिस्टा जगत में ये संकुचनशील रिक्तिका जीवाणु परजीवी में पाई जा रही है और इसका पराशर नियमन का कार्य करती है। अब बताइए कि पैरामीशियम में मुंह रूपी गुहिका पाई जाती है। मुंह रूपी गुहिका, जैसे कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं कि ये एक मुंह रूपी गुहिका, तो ये मुंह रूपी गुहिका पाई जाती है इसमें, जिसके द्वारा भोजन कण कोशिका में प्रवेश करते हैं। देखते हैं कि ये पैरामीशियम का एक डायग्राम मैंने बनाया हुआ है कि इसमें क्या है। तो सबसे पहले हमने पैरामीशियम का एक डायग्राम देखा, ये होती है इसमें संकुचनशील रिक्तिका, दो इसमें संकुचनशील रिक्तिका में दिखाई दे रही है जिसे कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल भी बोलते हैं। ये इसमें माइक्रोन्यूक्लियस है और ये इसमें मैक्रोन्यूक्लियस, यानी कि ये छोटा केंद्रक और ये बड़ा केंद्रक। क्या होता है कि ये इसमें फूड कैविटी है, जहाँ से क्या होगा, यहाँ से फूड जाएगा, यहाँ से फूड जाएगा यहाँ पे फूड वैक्यूल में, फूड वैक्यूल से इधर आएगा और इधर से बाहर निकल जाएगा। ये फूड वैक्यूल हो गया इसमें, और ये जितनी भी हैं ये इसमें सीलियाँ हैं, यानी कि जो इसको मूवमेंट प्रदान करती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं स्पोरोजोन्स की, जो हमारा लास्ट है। स्पोरोजोन्स में क्या होता है कि इसमें सभी जो परजीवी, सभी जितने भी ये होते हैं, जितने भी जीव आते हैं इसके अंदर, वो सभी परजीवी होते हैं। और दूसरा होता है कि इसमें इसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या होता है? ये मलेरिया परजीवी होता है जो मादा एनाफिलिस मच्छर के द्वारा होता है। जो मलेरिया जिसको बोलते हैं मलेरिया हो गया उसको, वो होता है मादा एनाफिलिस मच्छर के द्वारा। प्लाज्मोडियम क्या होता है? ये एक परजीवी होता है, इसके दो होस्ट होते हैं,
एक तो मच्छर हो गया और दूसरा हो गया इसका मनुष्य होस्ट। तो इसका जो पहला होस्ट होगा वो मनुष्य होगा, द्वितीय इसका जो होस्ट होगा वो होगा मच्छर। तो ये तो बात हो गई आज के प्रोटिस्टा जगत के बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट वर्ग जो हमारा प्लांटी है।